गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तुगलक वंश है उसका टाइमलाइन 1320 एडी से लेके 1398 एडी तक था। तो ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो गयासुद्दीन तुगलक होता है उसने 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसकी जो गयासुद्दीन तुगलक होता है इसका पहले नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक, पहले इसका नाम गाजी मलिक था, तो इसीलिए इसे तुगलक गाजी भी कहते हैं। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, और इसने मंगोलों के 23 आक्रमण विफल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये जो तुगलकाबाद है ये दिल्ली के पास में, और इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और यहीं पे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी बना हुआ है। ये एक रोमन शैली का नगर है। इसमें एक दुर्ग बना हुआ है, फोर्ट बना हुआ है, जिसका नाम है छप्पन कोट। छप्पन कोट, तो छप्पन कोट जो वो है, एक छप्पन कोट तुगलकाबाद में एक फोर्ट है। ठीक है, जो एक ये जो तुगलकाबाद है जो वो रोमन शैली में बना हुआ है। और जो गयासुद्दीन तुगलक होता है वो कई इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि वो अमीरों की जो खिलजी के टाइम पे जो अमीरों से भूमि ले ली गई थी खालसा के रूप में, जिसे खालसा में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसने अमीरों की जो भूमि थी उसे वापस कर दिया था उन्हें। और इसने सिंचाई के लिए कई सारे कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। तो जो नहरों का निर्माण करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था वो। और इसने सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी उसे काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया था, स्ट्रॉन्ग करवाया था। और जो खिलजी की घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी उसे गयासुद्दीन तुगलक ने और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 एडी में हो जाती है। इसका जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में ही बना हुआ है। हुआ क्या था कि जो गयासुद्दीन तुगलक था वो एक मिशन से वापस आ रहा था, तो इसने जोना खान होता है, जोना खान वो एक लकड़ी का महल बनाता है। तो उसी में जब एंट्री लेते वक्त ही गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर वो पूरा महल गिर जाता है, और उसी में दब के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1325 में ही जोना खान होता है वो दिल्ली की सिंहासन पे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य होता है। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ये 1325 एडी में बैठा था गद्दी पे गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ये पहला शासक होता है जो अजमेर में जो शेख नईमुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पे ये गया हुआ था। ठीक है, और ये बायरिच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पे भी गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने और भी कई संतों की कब्र भी बनवा रखी थी, जैसे इसने दिल्ली में बनवा रखी थी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र बनवा रखी थी। इसने मुल्तान में रुकनुद्दीन की कब्र बनवा रखी थी। ठीक है, तो इसने कई संतों की कब्र भी बनवा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, उनमें से एक होता है विजयनगर। विजयनगर को हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई होते हैं जो 1336 एडी में स्वतंत्र कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। और एक और हो जाता है कौन सा, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह कर लेता है बहमनी राज्य की स्थापना कर लेता है, वो भी स्वतंत्र हो जाता है। और इसी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मदुरई भी स्वतंत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद बिन तुगलक की सनक भरी योजनाओं और क्रूर कार्यों के कारण उसे क्या कहा जाता था?
तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो काफ़ी मतलब आगे की सोचता था, ठीक है, उसकी थिंकिंग काफ़ी एडवांस थी। तो उसे इसीलिए स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। वो कई लोगों को मार भी चुका था और उसकी कई ऐसी और जैसे उसने राजधानी ट्रांसफ़र की थी सेंटर में, दिल्ली से वो सेंटर में ले आया था ताकि पूरे राज्य पे एक साथ वो निगरानी रख सके। और तो इस वजह से इसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। इसने जैसे दोआब जो एरिया होता है वहाँ पे इसने टैक्स को 50% कर दिया था। इसने सोचा ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है तो यहाँ पे अच्छा टैक्स मिल जाएगा, लेकिन जब इसने टैक्स लगाया तो उसी वर्ष वहाँ पे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये इसकी योजनाएं फेल हो गई। तो इसी वजह से इसे पागल भी कहा जाता था कि इसकी कोई भी योजना काम ही नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ले आया था और उसका नाम इसने दौलताबाद रख दिया था। इसने क्या किया था कि मतलब इसकी जो ये योजना थी ना राजधानी ट्रांसफ़र की, दिल्ली से देवगिरी फिर उसका नाम दौलताबाद, इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी क्योंकि इसने किया क्या था कि ये दिल्ली से जब जा रहा था देवगिरी तो ये अपने पूरे दिल्ली वासियों को लेके गया था, अकेला नहीं गया था। तो वहाँ पे जाके जो दिल्ली वासी होते हैं, इसकी जो जनता होती है वहाँ दौलताबाद में, वो सेटल नहीं हो पाती है, ठीक है, उनका रोज़गार उतना नहीं चल पाता है, तो सब ऐसे बिखरे हुए होते हैं। तो फिर आखिरी में जाके 1335 एडी में ये लोगों को वापस जाने की परमिशन दे देता है। तो ये वाली जो उसकी योजना होती है कैपिटल ट्रांसफ़र की, राजधानी ट्रांसफ़र की, वो बिल्कुल फेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस टाइम पे सांकेतिक यानी टोकन करेंसी स्टार्ट करवा दी थी। तो इसको ये प्रेरणा मिली थी चाइना और ईरान से। चाइना और ईरान में ये टोकन करेंसी काफ़ी सक्सेसफुली चल रही थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट थी। तो इसने सोचा यहाँ पे भी कर देते हैं, पर यहाँ पे इसने क्या किया, जो सांकेतिक मुद्रा थी वो तांबे और कांसे की बनवाई थी। कांसे की जो बनवाई थी वो फरिश्ता के अकॉर्डिंग थी, और तांबा जो बर्नी ने कहा है कि उसने तांबे की करवाई थी। और उनकी जो वैल्यू इसने रखी थी वो रखी थी चांदी के बराबर उनकी वैल्यू थी। तो क्या हो गया था कि जो सिक्का डालने के जो कंट्रोल था वो राज्य के अंडर नहीं आया था, ठीक है, राज्य के अंडर नहीं था, तो अनेक जाली टकसाल बन गए थे। तो इकनॉमी बिल्कुल क्या हो जाती है, ठप हो जाती है। तो ये योजना इसकी बिल्कुल बुरी तरीके से क्या हो जाती है, सांकेतिक टोकन करेंसी वाली बिल्कुल फेल हो जाती है। तो ये इसकी दूसरी योजना है जो बिल्कुल फेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद बिन तुगलक को किन दो राज्यों के विजय अभियानों में आर्थिक रूप से हानि हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दो राज्यों के अभियान रेडी कर रखे थे, एक खुरासान और दूसरा कराची। तो खुरासान में उसने क्या किया था, 3,70,000 जो सैनिक थे उसके, उनको उसने एडवांस 1 ईयर पेमेंट दे दी थी। 1 ईयर की सैलरी उसने एडवांस में दे दी थी ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके वहाँ खुरासान अभियान की। लेकिन खुरासान में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए और खुरासान के साथ इनके संबंध अच्छे हो गए, तो इन्होंने अटैक नहीं किया। तो इसमें काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस हुआ। और दूसरा इसने अभियान किया था कराचील अभियान। तो जो कराचील जो जगह थी वो काफ़ी पहाड़ी एरिया था। तो खुसरो मलिक की लीडरशिप में इसमें कराचील में उसने खुसरो मलिक की लीडरशिप में उसने एक विशाल सेना भेज दी पहाड़ी राज्यों में। लेकिन वहाँ जाके वो सेना जो थी वो जंगल में ही खो गई, इधर उधर घूमती रही। तो जो उसके मोहम्मद बिन तुगलक के राज में जो इब्न बतूता आया था, उसने बताया कि सिर्फ 10 ऑफिसर्स ही वापस लौटे थे, सारी सेना का कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो ये योजना भी इसमें इसको काफ़ी सारा लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो जो इब्न बतूता होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं उनका जो वर्णन है वो रेहला नाम की पुस्तक में करता है। इसमें इसने जो विदेशी व्यापार था इसका मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसके समय में जो डाक चौकियाँ बन गई थी, गुप्तचर विभाग जो काफ़ी अच्छे से हो रहा था, तो ये सब चीज़ें इसने रेहला में मेंशन की हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 28 मार्च 1351 एडी में हो गई थी, जब ये गुजरात से
गुजरात का जो एक विद्रोह हुआ था उसको दबा के सिंध की ओर बढ़ रहा था, सिंध की ओर जा रहा था। तो वहीं रास्ते में इसकी थट्टा नाम की जगह पे, थट्टा नाम की जगह पे एक जगह थी गोडाल, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका कार्यकाल ये 1325 AD में बैठा था गयासुद्दीन के बाद, और 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? तो इसके जो मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, विद्वान था और योग्य था। ये काफ़ी एडवांस इसकी थिंकिंग थी, अपने समय से बहुत आगे की सोचता था। जैसे इसने जो करेंसी, टोकन करेंसी स्टार्ट करवाई थी वो काफ़ी आगे की सोच थी इसकी। और जो इसने कैपिटल ट्रांसफ़र वाला सोचा था वो भी मतलब अच्छी सोच थी इसकी, लेकिन वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट दोनों ही चीज़ें हो नहीं पाई इसकी। इसी वजह से इतना ज़्यादा मतलब ये सक्सेसफुल आगे जाके हो नहीं पाया। तो ये दोनों काफ़ी योजनाएं इसकी फेल होती जा रही थी, पर ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। और ये जो पार्सियन पोएम्स था उनको ये काफ़ी मोटिवेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इतिहासकार बदायूनी ने किस शासक के लिए कहा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो ये उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है, ठीक है, कि उसे लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को उससे मिल गई, उसकी योजना, सनक भरी योजनाओं से लोगों को मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो जो इब्न बतूता होता है वो एक अफ्रीकी यात्री होता है जो 1333 AD में आया था दिल्ली। तो यहाँ पे फिर उसको सुल्तान ने काजी की अपॉइंटमेंट दी थी, दिल्ली का काजी बना दिया था, इसे दिल्ली का काजी बना दिया था। और 1342 में इसको एम्बेसडर बना के चाइना भेजा था, राजदूत बना के कहाँ भेजा था? चाइना भेज दिया था इसको, इब्न बतूता को। तो ये एक अफ्रीकी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने क्या संज्ञा दी थी? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है उसको एडवर्ड थॉमस प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा देते हैं, धनवानों का राजकुमार, ठीक है। तो इसकी क्योंकि ये काफ़ी मतलब बहुत इकोनॉमिकली काफ़ी हाई फाई की सोच थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करता था, मतलब पर हो नहीं पाई सक्सेसफुल, वो बात अलग है। लेकिन इसकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी और इसने उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया था। तो इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स इसलिए कहा जाता है। जैसे उसने जो 2 राज्यों की योजनाएं थी उसमें उसने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे, तो इसलिए इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता था। और इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, इसका जो मूल नाम होता है वो होता है उलुग खां, उलुग खां, उलुग खां इसका मूल नाम होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की हमने कई योजनाएं देखी, जैसे उसने दोआब एरिया में टैक्स लगाया जो बिल्कुल फेल हो गया उसका, उसने कैपिटल ट्रांसफ़र करवाया वो भी फेल हो गया, टोकन करेंसी चलवाई वो भी फेल हो गई, और खुरासान और कराचिल मिशन वो भी, उसमें भी उसको काफ़ी इकोनॉमिकली डाउनफॉल मिला। तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये सारी योजनाएं जो थी हमने जो डिस्कस की हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स में। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।